नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जीएस थर्ड पेपर का क्वेश्चन देखेंगे और 200 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है। कोई आप लोगों को पॉइंट या हेडिंग नहीं डालनी है और 2 पैराग्राफ में जुड़ाव होना चाहिए। कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट या चार्ट का उपयोग आप यहाँ कर सकते हैं। कोई कोटेशन या किसी अच्छे विचारक की लाइन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में एक एक अगर कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। ठीक है। और दोस्तों आज का प्रश्न देखेंगे, वैश्वीकृत संसार में बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व हो जाता है। ठीक है, महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वे मुकदमेबाजी का स्रोत हो जाते हैं। आपको क्या करना है, कॉपीराइट और पेटेंट के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यह प्रश्न है आपका। ठीक है, इस प्रश्न को सबसे अच्छी तरीके से समझिए कि जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है तो वो किस तरीके से क्या होती है और इसमें जो मुकदमेबाजी होती है ये स्रोत किस तरीके से बन जाते हैं, और कॉपीराइट और पेटेंट में आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, आपको क्या करना है 200 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न को पहले समझिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और आपको उसका जो भी प्रश्न है उसका उत्तर, जो भी चीज़ पूछी गई है न कम न ज़्यादा, उसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो सबसे पहले बौद्धिक संपदा को देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्थान हो सकता है, किसी चीज़ की खोज करता है। ठीक है, वो खोज किसी की भी हो सकती है, वो दवा की खोज हो सकती है या किसी पर्टिकुलर पदार्थ की हो सकती है या बल्ब की हो सकती है या और किसी भी प्रकार की खोज हो सकती है समाज में जो बेहतरी के लिए बनाई गई है। ठीक है, साहित्यिक कलात्मक हो सकती है, कोई साहित्य हो सकता है, साहित्य की रचना की गई। कलात्मक सृजन से क्या मतलब है, कलात्मक सृजन का ये मतलब होता है कि जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने एक कोई पेंटिंग बनाई। ठीक है, या तो उसने कोई एक ऐसी मशीन डेवलप की जो उसने बिल्कुल खुद से सारी चीज़ों को मैनेज किया और मैनेज करने के बाद उस मशीन को बनाता है, तो उसका वह क्या है, वो खुद की प्रॉपर्टी है। अब बौद्धिक संपदा को ये आप इस तरीके से समझिए कि जैसे आपके अंदर जो आपने खुद से डेवलप किया हो। ठीक है, जो आप खुद से डेवलप करते हैं, आप उसमें किसी की सहायता नहीं लेते और खुद से जो चीज़ें की गई होती हैं वो सृजित की गई हों, खुद से बनाई गई हों। वो आपकी साइकिल भी हो सकती है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो लोगों की बेहतरी के लिए उपयोग में आ रहा हो। तो ऐसे जो भी चीज़ सृजित होती हैं तो उनका उपयोग वाणिज्यिक होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कोई खोज हो सकती है, कोई उपयोगी उत्पाद हो सकता है या कोई गीत संगीत हो सकता है या कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है। ठीक है, अब ये 2 टाइप से होती है। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो देखिए आपकी बुद्धिमत्ता, जो आपका इंटेलिजेंस होता है उस पर डिपेंड करती है और कल्पनाशीलता का प्रयोग करके इनका खोज की जाती है या चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, और जो आपकी बौद्धिक संपदा है, जैसे जिसने भी बनाई है वह उसका लाभ ले सके। ठीक है, कोई दूसरा उस चीज़ की नकल ना कर सके या उसका कोई दूसरा रिप्रोड्यूस ना कर सके। तो इन चीज़ों के लिए जो एक्चुअल में जिस व्यक्ति ने भी उस प्रोडक्ट को या कोई भी कलात्मक चीज़ है या कोई उसने कोई खोज की है तो उसका वह लाभ ले सके, इसके लिए उसको नैतिक एवं भौतिक लाभ के लिए एक सार्वभौमिक मानवाधिकार उद्घोषणा अनुच्छेद 27 के तहत यह रक्षा की जाती है। ठीक है, और भारत में क्या है कि जैसे भारत में है कि नियमन, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा यह विनियमित किया जाता है, नियमन किया जाता है। और विश्व में क्या होता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो विश्व में जो इसका विनियमन किया जाता है वह विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका नियमन किया जाता है। अब ये दोनों संस्थाएं चाहे वैश्विक लेवल पर हो या इंडियन लेवल पे, तो इनका लाभ यही होता है कि जो भी व्यक्ति की
कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है जो उसने खोज की है, उसका लाभ, एक नैतिक और भौतिक लाभ मिलना चाहिए, ठीक है, उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो इसके लिए यह बौद्धिक संपदा का कंसेप्ट रखा गया है, ठीक है। और इसी के लिए दो चीज़ें कराई जाती हैं, एक पेटेंट होता है और दूसरा कॉपीराइट होता है। तो किस किस चीज़ों के संबंध में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब हम लोग उनको बात करेंगे। जैसे पेटेंट जो होते हैं, ठीक है, तो पेटेंट क्या है? पेटेंट जैसे किसी भी व्यक्ति ने कोई खोज की, किसी एक व्यक्ति ने दवा की खोज की या किसी एक व्यक्ति ने कोई नया आविष्कार कर लिया, तो वह क्या करेगा, उस खोज या उत्पाद या प्रोडक्ट को क्या करेगा कि वह पेटेंट कराता है। वह खुद के अधिकार रिजर्व कर लेता है कि अब हमारे अलावा इस चीज़ को या जो भी मैंने खोजा है, इस तरीके से, इस कंटेंट में, जैसे उसने 10 चीज़ें डाली तो 10 चीज़ें डालकर आप नहीं बना सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और जिससे होता क्या है कि जो लाभ की, जैसे जो लाभ मिलने वाला होता है पर्टिकुलर ए नाम के व्यक्ति को, जिसने भी वो खोज की है, तो उसका वो लाभ उस व्यक्ति को मिले, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बनाता है तो पेटेंट के अधिकार पर वह केस कर सकता है, ठीक है। और जो पेटेंट होता है वह छोटी अवधि, लगभग 20 सालों के लिए होता है आपका पेटेंट, ठीक है। और ये खोजों के लिए और जो विशिष्ट अधिकार जो दिए गए हैं, वो खोज या जो भी चीज़ उस व्यक्ति ने कलात्मक कोई चीज़ बनाई है या कोई उत्पाद बनाया है जो अभी तक नहीं बनाया गया था, ठीक है, तो वह पेटेंट करा लेता है, तो वह उसके अधिकारों की रक्षा हो जाती है, ठीक है। अब पेटेंट और कॉपीराइट में क्या अंतर होता है? पेटेंट देखिए, यह कानूनी अधिकार नहीं है। कॉपीराइट क्या है? ये एक कानूनी अधिकार प्रदान करता है। जैसे जिस व्यक्ति ने भी किसी चीज़ की रचना की, जैसे मान लीजिए कि कोई कलाकारी की या पेंटिंग कोई बनाई, तो उसने उसके कॉपीराइट के तहत अपने जो अधिकार थे उसको उसने रिजर्व कर लिया, ठीक है। कॉपीराइट के तहत तो सारी चीज़ें अपने अंदर रख ली कि कोई भी व्यक्ति इसको ना नकल कर सकता है, ना इसका पुनः प्रकाशन कर सकता है। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है कि जैसे जो आपके संगीत है, म्यूज़िक में कॉपीराइट का चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। और रेडियो, लेखन सामग्री, कुछ भी हो सकता है। आपने बुक लिखी उस पर भी, नोट्स पर भी आपने देखा भी होगा, बहुत सारे नोट्स पर भी आता है कि इसको इस तरीके से यूज़ नहीं किया सकता। कॉपीराइट रिजर्व एट द रेट कुछ जो भी उस संस्थान का नाम होता है, तो ये कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया उसको उसने कॉपीराइट के तहत रख दिया। तो उससे क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो कानूनी रूप से केस कर सकता है, ठीक है। और जो भी उसकी हानि हुई है वो केस के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। वो पेंटिंग भी हो सकती है, ठीक है। और एक चीज़ ये है, कॉपीराइट और पेटेंट में क्या अंतर होता है? तो पेटेंट में क्या होता है कि पेटेंट 20 वर्षों के लिए होता है और जो कॉपीराइट होता है वो काफ़ी लंबे समय के लिए भी होता है, ठीक है। और कॉपीराइट जो होता है आपका नकल करने के, जैसे कोई भी चीज़ बनाई गई उसको कोई दूसरा व्यक्ति रिप्रोड्यूस ना कर सके, दोबारा ना बना सके, ठीक है। या उसमें कुछ चेंजेस करके कोई छोटी सी चीज़ें कुछ और डाल के अगर कोई ना बना सके, इसीलिए कॉपीराइट के तहत इन चीज़ों की सुरक्षा प्रदान करता है जो भी व्यक्ति इनकी रचना करता है। और उससे होता क्या है कि इनके अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं और इनको जो एक नैतिक और भौतिक लाभ मिलना चाहिए वो इनको मिलता है, ठीक है। अब देखिए, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये आपकी खुद की मेहनत होती है, ठीक है, खुद के कार्य होते हैं। इस पर भाई कोई दूसरा व्यक्ति भी बना सकता है। तो जब आपने पेटेंट करा लिया या कॉपीराइट के तहत इन चीज़ों को ले आए, कॉपीराइट एक्ट के तहत, तो होगा क्या कि कॉपीराइट में और पेटेंट से इन अधिकारों की रक्षा होती है, जो भी आपके विशिष्ट अधिकार हैं या कानूनी अधिकार हैं। तो इससे होता क्या है कि रचनाकारों और निर्माताओं को लाभ मिलना होता है, जो भी उसकी मेहनत है, उस व्यक्ति की पर्टिकुलर मेहनत है, तो वो उसको मिले, इसलिए कॉपीराइट और पेटेंट होते हैं, ठीक है। अब हमने इतनी सारी चीज़ों को देखा। अब
जो लास्ट एक पॉइंट बचा था कि ये मुकदमेबाजी के स्रोत कैसे हो जाते हैं, कि जैसे जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ ये है कि जैसे किसी व्यक्ति ने एक चीज़ बनाई, ठीक है, ना चाहते हुए भी उसी की तरीके से कोई एक व्यक्ति ने बना दी, दूसरे एक व्यक्ति ने, तो अब क्या हुआ, कॉपीराइट के तहत ये केस करने लगते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा केस, जैसे बहुत से ऐसे कंपनीज़ हैं जो यही केवल काम करती हैं कि किसी दूसरे प्रोडक्ट को बता के कि ये हमारा, इन्होंने मेरा चुराया है, अब हम इस पर केस करेंगे। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, ये एक मुकदमे का भी एक जरिया हो जाती है। वो लोग यही करते हैं दिन भर बैठकर, कि देखा कि कोई हमारा म्यूज़िक को यूज़ किया है यूट्यूब पर या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्या करते हैं, दिन भर यही बस ढूंढते हैं कि किस पर हम केस करें जाके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे यह मुकदमेबाजी के एक स्रोत भी बन जाते हैं। जो आपकी खुद की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो एक स्रोत भी बन जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने बात की है इन सारी चीज़ों की। तो आप लोग, मैंने इतने पॉइंट्स दिए हैं, और आप लोग भी, आपके दिमाग में भी अगर कोई पॉइंट्स आते हैं तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखिए, कोटेशन का यूज़ करके पैराग्राफ में लिखिए। और लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप लोग सेंड करिए। और पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, तो उस पर मैं आप सभी लोगों को जितने भी मेरे पास उत्तर आते हैं, तो मैं उनको पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूं, जहां से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, एक जीएस का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। जो लोग भी 300 350 प्रश्न प्रतिमाह पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज़बरदस्त तरीके से, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इस पर मैसेज कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, यहाँ से भी देख सकते हैं। इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस है, तो इसको भी देख सकते हैं। और इसमें आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, एक टॉपिक के नोट्स डेली मिलेंगे, और 4 क्वेश्चन, जैसे यूट्यूब में 2 क्वेश्चन की देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर 4 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग आप लोगों को डेली मिलती है। तो आप लोगों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग भी इस बार सिलेक्शन चाहते हैं, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को संपूर्ण करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो वो लोग ज्वाइन करिए। और केवल मेहनती लोग ही दोस्त ज्वाइन करने चाहिए। अगर आपको नहीं पढ़ना, आप लोग प्लीज़ मत ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आज का जीएस 4th पेपर का यह प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 94 है, और 150 शब्दों में लिखना है। ध्यान रखिएगा, 150 शब्दों में, ठीक है। 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, और ना कम ना ज़्यादा। जैसे जो चीज़ पूछी गई है, आपको उसी का आंसर देना है। आपने चीज़ें बहुत पढ़ी होंगी, बहुत लिखी होंगी, लेकिन जो चीज़ पूछी गई है, आपको उसी का उत्तर देना है। इतना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, लिखना आप लोग चालू कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द ही रिज़ल्ट आने वाला है, और जल्दी कमर कस लीजिए आप लोग। और जो लोग भी अभी तक लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, एग्ज़ाम तक आते आते बहुत फ़ायदे में रहेंगे वो लोग। उनकी आंसर राइटिंग, जो लेखन शैली है, वो बहुत ही बेहतरीन हो चुकी होगी। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लिखना चालू कर दीजिए। आप ग्रुप ज्वाइन करिए या मत करिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप लिखिए डेली। मेरे कहने का यही मतलब है, ठीक है। और डेली डेली लिखेंगे तो ये आपको, जब मेंस एग्ज़ाम लिखने जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जो मैं नोट्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, वो कंसाइज रूप में फ्लो चार्ट के माध्यम से इसी तरीके से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो इसका फ़ायदा भी आपको उस समय मिलेगा कि जिस समय आपके 15 से 20 दिन बचे होंगे, आप पूरा का पूरा नोट्स रिवीजन कर सकते हैं बहुत तेज़ी में, ठीक है। उससे पहले आप प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्म करने में आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है, विधि और आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने के 2 उपकरण माने जाते हैं, ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है, सबसे पहले समझना होगा, विधि और आचार नीति, जो लॉ एंड एथिक्स है, वो मानव आचरण को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, इसको आपको बताना है, ठीक है। अब ये भी बताना है कि ये किस प्रकार एक सभ्य
सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके, मतलब किस तरीके से सहायक बनते हैं एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि विधि और लॉ एंड एथिक्स क्या होते हैं। लॉ क्या होते हैं, कानून जिसको बोलते हैं। विधि, कानून क्या होते हैं, कानून जो होते हैं आपके बाह्य रूप से, बाह्य बल द्वारा लोगों को नियंत्रित करते हैं। कि जैसे हमारे यहाँ लोगों में भय भय क्या, एक कानूनी रूप से चीज़ें दी गई हैं कि कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। प्रतिबंध क्या लगाए गए हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई महिलाओं के खिलाफ हिंसा करता है या अल्पसंख्यकों के खिलाफ में कोई हिंसा करता है तो संविधान में हमारे यहाँ कानून बनाया गया है। आप किसी के ऊपर मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं या जान से मारने की धमकी देते हैं, जान से मारते हैं, तो उसके लिए भी कानून में कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि अगर आप किसी को मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपको इतनी सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो कानून क्या है, कानून बाहरी रूप से लोगों के ऊपर नियंत्रित रखते हैं आचरण को, कि वो गलत चीज़ों में लिप्त ना हो और जिससे गलत समाज का निर्माण ना हो। जब गलत लोग होंगे तो गलत समाज का निर्माण भी होगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए कानून हमारे यहाँ बनाए गए हैं। अब आचार नीति का क्या अर्थ होता है, आचार नीति का मतलब है एथिक्स, जो नैतिकता है, नैतिकता के जो भी सत्यनिष्ठा है और ईमानदारी है, पारदर्शिता है और जो लोक सेवा है उसकी भावना, देश की संप्रभुता और एकता की अखंडता जो है उसकी रक्षा करना, सम्मान करना, तो ये क्या है, आचार नीति है। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सद्भाव की भावना रखना अपने मन में। ठीक है, तो ये आचार नीति आप लोगों के दूसरों के साथ में कैसा आचरण या व्यवहार करते हैं ये उस पर आधारित होता है। ठीक है, और यह आंतरिक बल द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो आचार नीति या एथिक्स जो होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आंतरिक बल द्वारा। कि जैसे आपके मन में ही तो आता है ना कि आप अच्छे बनेंगे या बुरे बनेंगे, आपके कार्य ही बताते हैं। और कार्य करने से पहले आप सोचते भी हैं कि आपको कौन सा कार्य करना है, आप जानते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी गलत कार्य करते हैं जाके। ठीक है, तो डाइसी ने, एक विचारक हैं डाइसी, तो डाइसी ने कहा भी है कि विधि का शासन है एक सामाजिक नियंत्रण के लिए जरूरी है, लोगों के नियंत्रण के लिए विधि का शासन जरूरी है। ठीक है, गांधी जी ने भी कहा है कि लोगों को नियंत्रित करने की एक आचार नीति या एथिक्स के माध्यम से नियंत्रित करने की बात कही है और हृदय परिवर्तन की बात कही है। कि अगर इंसान में खुद से बदलाव आने लगे, किसी को कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं भी बनाना पड़े, जब समाज में लोगों के अंदर से अच्छाई आने लगेगी या आंतरिक मन से उसको लगने लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो उस समय उसके हृदय परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गांधी जी बोलते थे। ठीक है, तो उन्होंने आचार नीति को भी बताया था कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और क्या है, जो आचार नीति और विधि है, ठीक है, यह करती क्या है, तो यह जो विधि और आचरण नीति है ये संस्थाओं की उद्देश्य की पूर्ति भी इसके द्वारा की जाती है। अब कैसे की जाती है कि जैसे कोई संस्था है, अगर उसके कुछ नियम कानून हैं, कुछ हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, और क्या है, जो लोग वहाँ जाते हैं संस्था में या समूह में, जो भी है नागरिक समाज में, तो उन लोगों को आंतरिक परिवर्तन भी होना चाहिए। एक आचरण के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपको ये आचरण वहाँ पर धारण करना है। आप मस्जिद के अंदर जाते हैं तो आप शांत स्वभाव से एक अच्छे मनोभाव के साथ में जाते हैं। मंदिर में अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी आप एक अच्छे मनोभाव के साथ में हाथों में फूल वूल लेके जाते हैं ना, एक अच्छा आचरण धारण करते हैं ना। भले ही मंदिर से और मस्जिद से निकलने के बाद आपके आचरण में जो भी परिवर्तन आता हो, लेकिन एटलीस्ट आप वहाँ जाने पे आप अपने चीज़ों को, ठीक है, जो नियम कानून है उसी के अनुसार करते हैं। और क्या है कि जो आपका विधि और आचार नीति है, इससे क्या है, संस्थाओं की, समाज की और सभी चीज़ों की उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब जो कानून है, कानून मुख्यतः कहा जाता है कि कानून जो है आपका अपराध से संबंधित होता है, कि जहाँ पर भी अपराध होता है तो उसके बचाव के लिए या ऐसा कुछ ना दोबारा घटित हो, इसके लिए कानून बनाए जाते हैं। कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे निर्भया कांड हुआ, एक
घृणित अपराध था। ठीक है, अगर ये जघन्य अपराध हुआ तो उसके बाद फिर कानून भी बनाए गए। ठीक है, उसके बाद भी कानून का निर्माण किया गया, जीएस वर्मा समिति बनी। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? तो विधि और अपराध, ठीक है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, और क्या है कि जो विधि अपराध एक दूसरे से संबंधित होते हैं और चीज़ें इसी के अनुसार काम करती हैं। अब जो आचार नीति होती है, जो एथिक्स होती है, यह परंपराओं, रीति रिवाजों के आधार पर यह पाप का या जो भी अपराध है उसका निर्धारण करती है। अब जैसे जो आपका विधि है, ठीक है, विधि में क्या होता है कि पुलिस अदालत के माध्यम से कुछ जुर्माने लगाए जाते हैं, कुछ जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो की जाती है कि हाँ जो भी अपराध हुआ है किसके द्वारा हुआ है, कहाँ हुआ है, गिरफ्तारी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आचार नीति में क्या होता है कि इसमें एजेंसी, जो सामाजिक एजेंसियाँ होती हैं, उनको, उनके माध्यम से इनको जो आचार नीति में जो भी गलत कार्य किए जाते हैं, जो भी इधर उधर कार्य करता है, तो उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं कि एक चीज़ समझिए कि जैसे विधि है और आचार नीति है, विद लॉ एंड एथिक्स, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, ये परस्पर सहयोगी हैं। कि जैसे आप सोच के देखिए कि एक समाज है, समाज में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब उन पर अगर कानून अच्छा तरीके से लागू किया जाता है, ठीक है, और लोगों के अंदर एक अच्छे एथिक्स के गुण भी हैं, तो क्या होगा, एक अच्छे समाज के लिए एक उत्तरदायी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। तो ये क्या है, ये दोनों की दोनों चीज़ें एक दूसरे की परस्पर सहयोगी हैं, ना कि विरोधी हैं। ठीक है, विधि में कुछ चीज़ें और भी होती हैं, इनको भी जान लीजिए कि जैसे विधि में है कुछ दंड दिए जाते हैं और कुछ जेल भी जाना पड़ता है, जुर्माने भी दिए जाते हैं अपराध करने के उपरांत। लेकिन आचार नीति में क्या होता है कि इसमें जो दंड दिया जाता है वो सामाजिक बहिष्कार होता है। ठीक है, अगर आप गलत कार्य करते हैं तो लोग बाइकआउट कर देंगे आपको समाज से, सारी चीज़ों से। और आचार नीति से जो, जैसे आप एक दबाव से आप नियमों कानूनों को मनवाते हैं, और एक जो मनुष्य होता है, मनुष्य के आंतरिक मन से वो चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये दोनों चीज़ों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आचार नीति के जो गुण होते हैं दोस्तों, यह सभी चीज़ों, ये गुणों को प्रभावित भी करते हैं, पूरे मनुष्य को हर तरीके से उसके आचार व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं और दीर्घ काल तक चलते हैं। ठीक है, तो विधि और आचार नीति ये दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे समाज के निर्माण में, एक अच्छे लोगों के निर्माण में। और जैसे एक घृणित समाज है या जहाँ पर जघन्य अपराध और सारी चीज़ें की जाती हैं, तो वहाँ पर अगर विधि और विधि का शासन अगर लाया जाता है और एक अच्छे आचार नीति संहिता को लागू किया जाता है, तो वहाँ पर अच्छे लोगों का विकास होगा। जो गलत राह पर जा रहे थे वो अच्छी राह पर जाएंगे। ठीक है, तो विधि और आचार नीति ये दोनों के दोनों एक सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और निष्कर्ष में आप लोगों को यही बताना है कि ये दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे समाज के, एक जागरूक समाज के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं, और भी इनको अच्छी तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। और वर्तमान में आप लोगों को क्या करना है कि जैसे वर्तमान में बताना है कि इन दोनों चीज़ों की जो एक प्रासंगिकता है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, एक सभ्य समाज के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है, और इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं। कुछ पॉइंट्स आप भी अपने, आपके दिमाग में जो भी हो या आपने कहीं से पढ़ा हो तो इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद अपने क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, 3 पार्ट में ही आप लोगों को प्रश्न लिखना है। और तीनों में अगर हो सके तो संबंधित आचरण या लॉ से संबंधित कोई अगर लाइन या कोटेशन हो सके तो आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आप अपने उत्तर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। लिखने के बाद आप लोग बढ़िया से उत्तर लिखिए और लिखने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिए। ठीक है, जिसको मैं पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और दोस्तों आंसर लिखते रहिए, डेली 2 क्वेश्चन एटलीस्ट तो आप लिखते ही रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।